बिहार का करंट अफेयर्स, ये 17वीं बीपीएससी पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो न्यूज़पेपर का कलेक्शन है वो 23 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक का न्यूज़पेपर का कलेक्शन है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में, फिर उसका ऊर्जा के बारे में, कृषि के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ नाफिस ऐप के बारे में पढ़ेंगे, और एक न्यूज़ जो इंटरनेशनल न्यूज़ है रवांडा निर्वासन विधेयक, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसलिए आखिर तक सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बातें कह दूं। ये जो अभी जो 17वीं बीपीएससी पीटी जो होगा वो 30 सितंबर 2024 को होगा, तो अभी भी आपके पास इनफ समय है। पीटी और मेंस दोनों के एतबार से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू का भी तैयारी होगा। इसके अंतर्गत आपको मैं जो भी यहाँ पर जो दे रहा हूँ उसका एमसीक्यू बना करके मैं रिवीजन फॉर सक्सेस 23, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रिवीजन फॉर सक्सेस 23, इसमें मैं इसका एमसीक्यू डाल दिया करता हूँ। इसमें एक इंक्लूड करूंगा क्या कि आपको मेंस के एतबार से भी क्वेश्चन बना करके, जो कि मैं इसमें तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपको कोरिलेट करना है इंटरनेशनल न्यूज़ को भी, और राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार के स्तर पर। ये सारी चीज़ों पर हम हर टॉपिक में कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे, जो आप जैसे ही सुनेंगे आपको बहुत ही मजा आएगा, और आप सोचेंगे कि हाँ कि ये तकनीकी रूप से बहुत ही आपको फायदा पहुंचाएगा। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि ये अभी 30 सितंबर तक आपका दोनों पीटी और मेंस दोनों को साथ में लेकर के चलिए, और साथ में लेकर के तो चलना ही है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसके लिए ऐसा अप्रोच अपनाएं जो कि आपको एक डेडिकेशन के साथ, एक ईमानदारी के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ आपको लगातार लगे रहे। और लगे रहने के लिए आपको क्या करना होगा, तो दशरथ मांझी जो था, जो माउंटेन द मांझी जो मूवी जो बनी हुई थी, जो नहीं देखे उसको जरूर देखिएगा। उसमें क्या कहा गया है कि उसमें जो किरदार जो निभाया है आपको, तो उसमें है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये अप्रोच दिमाग में आपको रखना होगा। और देखिए, जब ये अप्रोच था तभी वो चाहे सर्दी हुआ, गर्मी हुआ, बरसात हुआ, हर चीज में वो हर मौसम को झेलता हुआ वो पहाड़ को चीर दिया। उसी तरीके से अप्रोच आपको अपना रखना होगा कि 17वीं बीपीएससी जिनको पास करना है, जिनको नौकरी लेना है, उनको ये अप्रोच रखना ही होगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कि टॉपिक के ऊपर। ठीक है, प्राथमिक व मध्य विद्यालय पीएम श्री। एक्चुअल में मैं न्यूज़पेपर का जो ऊपर का जो हेडिंग होता है उसको थोड़ा शॉर्ट में करके मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया, रफ आइडिया लग जाए, ताकि आप भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहां पर भी पता चलेगा, और जो मैं बता दे रहा हूं वो भी आपको पता चलेगा। तो एक्चुअल में ये प्राथमिक व मध्य विद्यालय में होंगे, विद्यालय भी होंगे पीएम श्री। ठीक है, पीएम श्री एक योजना है जो भारत सरकार का योजना है। ये भारत सरकार का योजना है जो कि आपको 5 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसी अभियान के तहत क्या है कि इसी अभियान के तहत जो है आपको बिहार के कई स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि भारत का जितना भी सरकारी जितने भी स्कूल है, यानी कि 14,500, ये डाटा है, 14,500 पुराने स्कूल है उनको सुधार करना, और नई शिक्षा जो नीति है 2020 उसको लागू करना, ताकि आपको जो स्मार्ट जो शिक्षा हो सके, और साथ ही साथ स्कूल को एक नया रूप दिया जा सके। यही है आपको पीएम श्री योजना का जो है ये लक्ष्य है। इसी के अंतर्गत क्या किया गया है कि भारत सरकार और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग के बीच में जो है आपको एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत क्या है कि बिहार के हर जिला से 2 सरकारी स्कूलों को, जो पुराने स्कूल हैं, और उन स्कूलों का अपग्रेड किया जाएगा। उन स्कूलों में कैसा, वो स्कूल का प्रकार क्या रहेगा, तो प्राथमिक या मध्य पहला प्रकार, दूसरा प्रकार रहेगा माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूल। इन 2 प्रकार के स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। और अपग्रेड के अंतर्गत जो है आपको कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, जो 60 प्रकार के मानक है। तभी जाके स्कूल, जो वैसे स्कूलों का चयन किया जाएगा जो 60 मानक प्रकार जो दिया गया, निर्धारित किया गया है, उस पर वो उतरे। जैसे फॉर
एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो इमारत है, जो स्कूल का जो इमारत है वो पक्की इमारत होनी चाहिए, फिर उसके बाद वहां तक जाने के लिए सड़कें होनी चाहिए और पानी पीने की सुविधा होनी चाहिए, फिर उसका शौचालय जो है लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, इस तरीके का 60 मानक दिया गया है। तब उसके बाद उसको अपग्रेड करने के लिए आपको ये जो है आपको पीएम श्री योजना के तहत उसको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको किया गया है। इसी के तहत बिहार के 2 स्कूल को जो है, जो कि मुजफ्फरपुर जिला का 2 स्कूल है, उसको जो है पहले चरण में आपको किया गया है अपग्रेड, जो कि उसका नाम है, एक है आपको केवीएस केंद्रीय विद्यालय गन्नीपुर मुजफ्फरपुर में है, दूसरा है नवोदय विद्यालय खरौना। ये जो है 2 स्कूल जो मुजफ्फरपुर का है उसको पहले चरण में किया गया है। अब आते हैं, इसको पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और ठीक है, भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच MOU मतलब मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक समझौता होता है, जो उसके अंतर्गत समझौता किया गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों को पीएम श्री योजना यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के जरिए अपग्रेड किया जाएगा, जो कि मैंने आपको समझाने के दौरान कहा है। और इसका लक्ष्य के बारे में कहा था, भारत के सरकारी स्कूलों 14,500 को सुधारना है, साथ ही साथ आपको उसको नई शिक्षा नीति वहां पे लागू करना है, और फिर उसके बाद उसको क्या करना है, स्मार्ट शिक्षा के रूप में तब्दील करके नए स्कूल के रूप में उसको आपको प्रस्तुत करना है। यही है आपको पीएम श्री योजना के तहत ये किया जा रहा है, जो बिहार का है। अगला जो है, हाँ, अब इसको हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको जोड़ेंगे, तो आप एक चीज जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक सम्मेलन हुआ था 2015 में, और जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य राष्ट्र हैं, तो उन राष्ट्रों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत। ये 17 प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, जो कि 2030 तक का टारगेट रखा गया है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट, मतलब कोई भी आपको भाग हो, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उन सब का एक अलग अलग नंबरिंग दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो शिक्षा है, ये शिक्षा को आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अंतर्गत ये रखा गया है। तो आपको जब क्वेश्चन पूछे जाएगा कि बिहार सरकार के जरिए शिक्षा में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत उसको भी जोड़ना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 यानी कि 4 वाले में जो है आपको शिक्षा से संबंधित है। ये 17 प्रकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसको रट जाइएगा अच्छे तरीके। ये पूरी तरीके से अपने आप में जीएस है। कैसे जीएस है ये आपको आगे भी पता चलता जाएगा। और मैंने ये ऐसा पहले भी वीडियो बनाता था, अभी काफी दिनों के बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूं, लेकिन जो पहले भी बनाता था तो मेरा जो भी आपको बिहार करंट से संबंधित था, उसमें क्या हुआ कि वहां पे भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जिक्र किए हुए थे, और 16वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो उससे शॉर्ट क्वेश्चन आ गया हुआ था। 68वीं हो या 69वीं, ये दोनों में से देख लीजिएगा, उसमें 16वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया था। तो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको रट जाइएगा। मैं बोलता हूं कि अगर इसको रट गए तो आपको हर लोगों से नंबर ज्यादा मिलेगा, और जो लोग सुन रहे हैं वो तो लाभान्वित होंगे ही। आप लोग रट जाइए, ठीक है। तो इसको कैसे जोड़ना है, मैं इस पर एक क्वेश्चन दूंगा मेंस का भी, जैसे एमसीक्यू तो बनाऊंगा ही पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एमसीक्यू जो आपको मेंस के एतबार से भी क्वेश्चन डाल दूंगा। जो लिखेंगे वो आप चेक करवाइएगा, उसी में ही डाल दीजिएगा, और हमको जैसे ही उसको डालिएगा हम उसको चेक करके कहां पर अगर ऐड आप सही तरीके से किए तो मैं उसको टिक मार दूंगा कि हाँ ठीक है, नहीं अगर ऐड सही से किया है तो मैं उसमें बता दूंगा, लिख करके कमेंट दे दूंगा, ताकि आप लोग उसको सुधार कर सकें। अगला आ जाते हैं स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण। देखिए स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा क्या है, एनर्जी, और इसका मेनली अर्थ जो इंग्लिश में क्या है, तो आपको एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी का ट्रांजिशन। यहाँ स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण यानी कि आपको जो ऊर्जा है उसका परिवर्तन करना, मतलब कि जो इस्तेमाल जो कर रहे हैं, जैसे हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग के यहाँ जो ऊर्जा का उत्पादन जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा कोयले पर निर्भर है, यानी कि वो अनवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा से तब्दील होकर के नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है, रूपांतरण करना है। इसी पर ही एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जो है कि एक IEEA और एम्बर, ये 2 का संयुक्त रिपोर्ट आपको पेश किया गया था। उसके अंतर्गत ये कहा गया है
कि ऊर्जा में जो ऊर्जा जो खपत जो ऊर्जा जो ज्यादा कर रहा है, मतलब जो ज्यादा ऊर्जा खपत और उसको उत्पादन जो कर रहा है, वो कर्नाटक जो है वो 37% का ऊर्जा का खपत करता है, लेकिन वो हरित ऊर्जा में तब्दील हो चुका है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा से वो उत्पादन कर रहा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन करने वाले में कर्नाटक नंबर 1 पे है, और फिर उसके बाद आपको गुजरात नंबर 2 पे है, और बिहार, इसको आखिर यहाँ पे चर्चा क्यों, भाई बिहार भी तो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बिहार और यूपी ये बहुत धीमी गति से आपको ये स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण कर रहा है। हालांकि बिहार सरकार कर रही है, आपको नवीकरणीय ऊर्जा के तौर पे जो है सोलर प्लांट कई जगह लगाए जा रहे हैं, सरकारी मकानों में लगाए जा रहे हैं, स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, ये सब का प्लान चल रहा है और आगे एग्जीक्यूट होगा, आगे हो भी रहा है और बड़े पैमाने पर होगा, लेकिन धीमी गति से रिपोर्ट में बताया गया है कि धीमी गति से हो रहा है। और ऊर्जा आप जान रहे हैं कि वो 2 प्रकार का जो होता है, एक होता है नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। तो हम लोग यहाँ पर जो रूपांतरण कर रहे हैं वो अनवीकरणीय से नवीकरणीय की ओर की बातें यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं कि ये आपको इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि IEA और एम्बर की संयुक्त रिपोर्ट है। स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में बिहार व यूपी की गति धीमी है। ये मतलब प्योर अगर देखा जाए तो मेंस के एतबार से है, और मेंस में भी आपको साइंस टेक में ये ऊर्जा जो है एक टॉपिक है, ठीक है, वहां पर ये पूरी तरीके से मेंस है। थोड़ा सा और एक इसमें थोड़ा सा हम ये बता दें कि राज्यों के लिए सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन की सख्त जरूरत है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको जो है आप मेंस के एतबार से अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का देखें तो उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें जो है आपको 7वां जो गोल है वो ऊर्जा की बात कर रहा है। तो वहां से आप इसको पिक कर सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा का, कि वहां से आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का एक लाइन भी अगर लिख दीजिएगा तो आपका वो नंबर जो है और लोगों से आपका बढ़ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये इसमें स्वच्छ ऊर्जा यानी ऊर्जा की बातें का जो लक्ष्य जो दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी दिया गया है, भारत सरकार भी ऊर्जा से संबंधित जो आपको ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित बहुत काम कर रही है, बिहार सरकार भी कर रही है। तो सब को रिलेट होकर के जब आंसर जब लिखेंगे, इस पर भी मैं क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन दूं ताकि आप लोग का माइंड चले और कहां पे ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला आ जाते हैं कृषि। तो ये AI से कृषि चुनौतियों से निपटेंगे, ठीक है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कृषि चुनौतियों से निपटेंगे। तो आपको ये बता दें, कृषि से संबंधित आपको ये पता होना चाहिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 नंबर गोल जो है कृषि की बातें करता है। तो उसको वहां पर से यहाँ इसको ध्यान में रखिएगा, उसको जरूर पढ़िएगा। दूसरा जो है आपको पहले हम कोरिलेट कर रहे हैं, फिर इसको समझाते हैं क्या है ये। फिर उसके बाद जो है आप जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में आपको नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत भी आपको आर्टिकल 48 में भी कृषि की बात की गई है, उसको भी कोरिलेट यहां पर कर सकते हैं। ये क्या है, AI से कृषि चुनौतियों से निपटेंगे। तो अब आ जाते हैं इसके बारे में बातें करते हैं। तो आपको जो कृषि में जो है ना बहुत सारी चुनौतियां हैं और समस्याएं हैं, उनको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्ट से, सहयोग से जो है उसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है, उसको बचाया जा सकता है, उसको चुनौतियों से लड़ा जा सकता है। तो इसके बारे में जो है हमारे राज्यपाल जो हैं आपको कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने जो है इससे संबंधित बातें कही हैं। और इसके अंतर्गत जो है आपको AI तकनीक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का बिहार में आपको जैसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और आपको सीडेक जो एक संस्था है जो कि आपको वो क्या है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ये एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। ये सीडेक एक संस्था जो कि 1988 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, यहां पर वो नहीं दिया हुआ है लेकिन हम बोल दे रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप अपने साथ पेन और कॉपी जरूर लिखिएगा, उसको नोट डाउन भी कीजिएगा। तो आपको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ये एडवांस कंप्यूटिंग जो एक संस्था है जो कि 1988 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। ये जो है आपको उस तकनीक को विकसित करेगा, AI के माध्यम से वो तकनीक विकसित की जाएगी ताकि जो बिहार में जैसे
फसल की बर्बादी को बचाया जा सके, जो कीटनाशक जो उसमें डाला जाता है और उससे 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 जो सुरक्षा के लिए, फसल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानकारी दे सके, तो और प्रबंधन के लिए जानकारी दे सके। ये सब सारी चीजें जो है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से किया जाएगा, ताकि आपको यहाँ के बिहार के किसानों को जो है आपकी आय भी दुगुनी की जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, और उनके साथ जो समस्याएं आती है उसको जो है उस समस्या को उसका निदान किया जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो इसके अंतर्गत है। चलिए थोड़ा सा अब इसको पढ़ लेते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है, इसके बारे में जो बोला था इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है। किसानों की सहायता और विभिन्न सेवाओं के उपयोग को लेकर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और सीडेक यानी के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। और हस्ताक्षर के तहत जो है आपको कृषि में जितना भी सुधार होगा किसानों के लिए वो इसी के जरिए किया जाएगा, सीडेक के जरिए ही किया जाएगा। और दूसरा संस्थान कौन है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जो कि भागलपुर में है। तो उसके जरिए ये दोनों मिल करके जो है आपको बिहार के किसानों के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की बात करेगा, फिर फसल के अच्छे स्वास्थ्य का काम करेगा, फिर उसके प्रबंधन का काम करेगा। तो ये सब सारी चीजें इसमें की जाएंगी। ठीक है, मैं कई चीजें क्या करता हूं कि आपको शॉर्ट में यहां लिखता हूं, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें बोलता हूं, उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जिस तरीके से मैंने आपको पीएम श्री योजना जो है 5 सितंबर 2022 को बताया कि ये शुभारंभ हुआ था, तो उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। उद्देश्य जो है यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हूं, एक लाइन, लेकिन और वहां जो अभी बताया हूं वो ज्यादा बताया हूं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला आ जाते हैं निक्षय मित्र वन टीवी रोगियों की मदद की अपील। ये जो निक्षय मित्र ये क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और ये अपील करने की बात की गई, जो टीवी रोगी हैं उनके उन मरीजों की मदद के लिए अपील की बात किया गया है। ये किनके जरिए बात किया गया है, तो आपको हमारे राज्यपाल ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के जरिए ये बातें की गई है। तो ये बातें की गई है, इसके अंतर्गत हम पहले समझते हैं कि निक्षय मित्र है क्या। तो निक्षय मित्र जो है आपको एक जो केंद्र सरकार का एक जो योजना है प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान, तो उसके तहत निक्षय मित्र काम करता है। निक्षय मित्र में क्या है कि कोई भी व्यक्ति, हम हो या आप हो, आप किसी एक टीवी मरीज को गोद लेकर के उसकी सेवा और मदद कर सकते हैं, यही है निक्षय मित्र। उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और पार्टिसिपेट करके आप उसकी मदद और उसकी सेवा कर सकते हैं, यही है आपको निक्षय मित्र। इसके तहत क्या है कि और अब इसको समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत योजना जो है, अभियान जो है, ये जो है आपको भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक टीवी से मुक्त हो जाए भारत। ठीक है, अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो है आपको तीसरे नंबर का गोल, आपको जो 17 गोल है उसमें तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य से संबंधित आता है। अब स्वास्थ्य से संबंधित आपको तीसरे नंबर पे आता है। आप सोचिए कि आपको भारत सरकार जो है आपको 2025 तक लक्ष्य रखा है, ठीक है, जबकि जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के ये जो सदस्य राष्ट्र हैं वो लोग जो संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक टीवी मुक्त विश्व का लक्ष्य जो रखा है, उस लक्ष्य को ही और देश लोग जो है क्या किए हैं कि 2030 तक ही लक्ष्य रखे हैं, लेकिन भारत सरकार 2025 तक लक्ष्य रखी है। इसका मतलब है कि 5 साल पहले ही, यानी कि भारत सरकार अपनी सतर्कता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको काम कर रही है। तो उसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारे लिए सकारात्मक है कि 2025 लक्ष्य रखा गया है, तो डाटा के लिए भी याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, एक और चीज, वर्तमान में बिहार में जो टीवी से ग्रसित रोगी हैं वो 1,80,000 है, लगभग 1,80,000 है। तो ये आप जो है, ये आपको जो स्वास्थ्य संबंधित मेंस में क्वेश्चन आता है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य संबंधित क्या कर रही है, या भारत सरकार या बिहार सरकार को जोड़ करके आ जाता है, तो भी आप संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें तीसरा नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो है आपको स्वास्थ्य संबंधित, तो उसको भी कोरिलेट यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। राज्यपाल द्वारा अनुरोध, ठीक है, वर्तमान में बिहार में लगभग 1,80,000 टीवी मरीज
मतलब पाए गए हैं। निक्षय मित्र, निक्षय मित्र क्या है जो मैंने समझा दिया आपको, उसको सिर्फ लिख दिया निक्षय मित्र। और यहाँ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है, अभियान कब शुरू हुआ, तो 9 सितंबर 2022 को शुभारंभ हुआ, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत सरकार 2025 तक टीबी मुक्त करने का है। तो भारत सरकार 2025 तक टीबी उन्मूलन करने की बात की है। और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक उन्मूलन, जो कि मैंने अभी आपको बोला था। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य क्या है, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य वही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अगला जो है आयुष्मान कार्ड, ये भी हमारा स्वास्थ्य से संबंधित है। भारत सरकार आयुष्मान आरोग्य जो योजना है जो 2018 में शुरू हुआ था, उसी के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनता है। इसमें क्या है, तो इसमें आपको गरीब परिवार को 5 लाख तक निःशुल्क आपको बीमा किया जाएगा। आपको बीमारी जो भी हुई रहेगी उसके लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस हॉस्पिटल में अगर वो उससे टैग है तो वहां पर आपको फ्री, आपको मतलब 5 लाख तक का, आपको 1 साल में 5 लाख का बीमा रहेगा, आपका फ्री में इलाज होगा। ये कागजी है, हकीकत में बहुत कम लोग ही करवा पाते हैं। इसमें बहुत लोग पैसा बीच में मारते हैं, पैसा लेते हैं और बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन के रूप में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आयुष्मान कार्ड जो है उसके अंतर्गत, हाँ अब इसके अंतर्गत जो है ये आखिर चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में आने के कारण क्या है, तो इसमें के आपको जो आयुष्मान कार्ड जो बांटे गए हैं, जो जिसके अंतर्गत जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें बिहार जो है तीसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। अब बिहार में भी आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला जिला सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो पटना है। और नंबर 2 पे कौन है, तो आपको मुजफ्फरपुर, यानी कि हमारा मुजफ्फरपुर है दूसरे नंबर पे। चलिए उसको पढ़ देते हैं। आयुष्मान कार्ड, बिहार तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना 2018 के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनता है। और यूपी जो है आपको पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपको एमपी है, तीसरे नंबर पे बिहार है, ठीक है। अगला जो है टॉपिक है, दोबारा पकड़े जाने पर पहचाने जाएंगे अपराधी, ठीक है। दोबारा पकड़े जाने पर पहचाने जाएंगे अपराधी। भाई ये कैसे पकड़ाएंगे, तो एक नाफिस ऐप है, ठीक है। नाफिस ऐप में क्या है कि जो अपराधी पकड़ाएंगे उनका क्या किया जाएगा, पूरा डिटेल्स, फिंगरप्रिंट वगैरह ये सब ले लिया जाएगा कि राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नमूना, मतलब कि अगर आप बिहार में अपराध किए हैं, ठीक है, और अपराध करने के बाद फिर अपराध किए हैं, आप सजा काटे, फिर छूट गए हैं, अब फिर आप किसी दूसरे आप राज्य में कर दिए, कहीं पे भी कर दिए, आपका ये इन्फॉर्मेशन और पकड़ा गए। अब पकड़ाने के बाद वो फिर आपका जैसे ही फिंगरप्रिंट लिया जाएगा तो वो 10 अंक का एक आपको जीवन भर का एक आपको कोड दिया जाएगा। आपका जीवन भर का आपका वो कोड बन गया। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका वो कोड आपका साथ रहेगा। 10 नंबर का, वो 10 डिजिट का रहेगा, जो कि आपको आपका आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। वो फिंगरप्रिंट के जरिए आइडेंटिफाई करेगा और आप कौन से अपराध में लिप्त थे उसकी जांच भी वो आराम से कर लेगा। आप दूसरे अपराध में लिप्त हो गए हैं उसकी भी जांच कर लेगा। तो ये नाफिस ऐप क्या है, तो अपराधियों के जांच के लिए है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम, ठीक है। तो इसको भी इसको जो है ये पीटी का प्योर पीटी हो गया ये, ठीक है। अब आते हैं अगला, रवांडा निर्वासन विधेयक। देखिए रवांडा निर्वासन विधेयक क्या है, तो रवांडा कहाँ है, तो ये आपको अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में है, यानी कि भूमध्य रेखा के नीचे पूरब की ओर है। ये रवांडा एक छोटा सा देश है, इसमें आबादी जो है बहुत घनी है। ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है आपको वहां से निकल के ब्रिटेन जाते थे, और ब्रिटेन जाते थे छुपी चोरी जाते, मतलब कि चोरी छुपे जाते थे। ऐसी एक मूवी भी बनी हुई है, अभी हाल में ही बनी हुई है, आप उसमें समझ सकते हैं, उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि वो चोरी छुपे जाते थे। आज जाकर के कैसे जाते थे, तो एक बार क्या हुआ कि 45,000 लोग, मतलब इंग्लिश चैनल से जो है पार करके, जो इंग्लिश चैनल जो है
आपको वो पार करके फ्रांस से होते हुए इंग्लिश चैनल जो है पार करके और वो पहुंच जाते थे ब्रिटेन, और वहां पर चोरी छुपे अपना रहते थे, वो सब चीज था। तो इसका विरोध हुआ, तो इस पर एक विधेयक लाया गया। और विधेयक किसने लाया? तो अभी जो सरकार है, आपको जो अभी जो वहां की सरकार है, उसका जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, उनके जरिए जो है आपको ये विधेयक लाया गया और इस विधेयक को मंजूरी कर दिया गया कि, और इसको क्या किया गया है, नाम दिया गया है तो रवांडा सेफ्टी बिल। एक्चुअल में जो लोग आ गए हैं तो उन लोगों का वेरिफिकेशन, मतलब कि दो देशों के बीच में ये एक्चुअल में आपको रवांडा के वहां से भी और ब्रिटेन से एक समझौता भी हुआ है, जिसके तहत क्या करेगा कि नागरिकों की पहचान की जाएगी। अगर वो ऑथेंटिक है, सही है, इंफॉर्मेशन है, तो उसको नागरिकता वहां की दे दी जाएगी, और जो नहीं उसका सही रहेगा तो उसको वापस उसके देश में भेज दिया जाएगा। तो यही है आपको रवांडा निर्वासन विधेयक। इंपॉर्टेंट यहां पर इंटरनेशनल न्यूज मैंने यहां पर क्यों लिखा है, और ब्रिटेन से हर बार एक क्वेश्चन रहता ही है आपको करंट अफेयर्स में, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पर आपको दे दिया है। हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द बेस्ट।